तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस शख्स की जिसके कत्ल केस में 26 साल बाद कल अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन बरी हो गया। वो केस जिसमें सन 2000 में छोटा राजन के 3 बुर्गों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उसी केस में कल दोपहर के बाद सीबीआई कोर्ट ने छोटा राजन को ये कहकर छोड़ दिया कि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं। अब बताते हैं पूरा माजरा क्या है। 16 जनवरी 1997 मुंबई के एक बहुत ही बड़ा इलाका जहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री L&T पवई IIT वहीं पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे बिजनेस हाउसेस के ऑफिस उस एरिया में हैं। और वहीं पे दत्ता सामंत का घर हुआ करता था। पहले आपको बता दें कि डॉक्टर दत्ता सामंत थे कौन, आपने नाम सुना होगा। ये पेशे से MBBS डॉक्टर थे और पंतनगर में अपनी डिस्पेंसरी का ऑफिस चलाया करते थे। इनके ज़्यादा मरीज क्या हो गया, इनकी डिस्पेंसरी में विजिट करने वाले गरीब वर्कर हुआ करते थे, कामगार हुआ करते थे, जिनको लेके इनकी सिंपथीज उन वर्कर के साथ जुड़ने लगी। और डॉक्टर दत्ता सामंत मेडिकल प्रोफेशन से होते हुए कांग्रेस की ट्रेड यूनियन विंग, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको इंटक कहा जाता था, उसमें शामिल हो गए और 1972 की इलेक्शन में कांग्रेस टिकट पे MLA भी चुने गए। उसके बाद इनका रुतबा मुंबई की वर्किंग क्लास में इतना बढ़ा कि इन्होंने काफ़ी छोटी मोटी जो इंडस्ट्री थी वेस्ट ईस्टर्न सबर्ब में, वहाँ पे हड़ताल करवा के मज़दूरों को कई केसेस में तो उनकी जो सैलरी थी, पगार थी, उसमें 2 टाइम्स 3 टाइम्स की बढ़ोतरी करवा दी। मसलन अगर किसी फैक्ट्री में औसतन वर्कर की तनख्वाह 3000 रुपये थी, इन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर दबाव डाल के 8-8, 9-9 हज़ार एक महीने की सैलरी करवा दी। इनका अपना तरीका हुआ करता था। ये पहले उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते थे, अपने इनके 3-4 बड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट इनके मित्र थे, उनकी मदद से कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते थे। उसमें देखते थे कि हर साल कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, कितना टैक्स भरती है, कितना इस कंपनी के मालिकों के पास अपना या कंपनी के नाम का पैसा है। ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके देखते थे कि अगर साल में इतनी कमाई है तो महीने में कितनी होगी, उस महीने की कमाई में से उस और जो इंडस्ट्रियल हाउस है उसके कितने मेंबर हैं और उस फैक्ट्री में काम करने वाले कितने वर्कर हैं। तो एक रेशियो बना के ऐसा डाटा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स मैनेजमेंट के सामने रखते थे और साथ में अपने CAs की मदद से जो उस कंपनी के घपले घोटाले पकड़ लेते थे कि आपकी असल इनकम तो इतनी है, लेकिन आप टैक्स बचाने के लिए यहाँ पर चोरी करते हो, इतना पैसा ब्लैक में लेते हो, इतना वाइट में लेते हो, इतनी सरकार से ठगी मारते हो। ये सब बातें करके उनको एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री लेवल पे उनको ब्लैकमेल करके या डरा धमका के वर्करों के लिए अच्छा खासा पगार में बढ़ोतरी करवा देते थे। तो 97 तक चलते चलते डॉक्टर सामंत का नाम कद बहुत ऊंचा हो गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इनसे डरने लगी। और डरी इतना कि 97 में इनको मीसा के नीचे जो समय कानून हुआ करता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें कांग्रेस ने अपने ही MLA को पकड़ के मीसा में बंद कर दिया।
अब जब 1.5-2 साल की उस नज़रबंदी के बाद डॉक्टर सामत निकल के बाहर आते हैं तो अपनी एक नई मजदूर संस्था बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं कामगार आघाड़ी। उस कामगार आघाड़ी को ये फिर 79 से शुरू करके 2 साल में 81 में इतनी मजबूत कर देते हैं कि पूरी मुंबई में इनकी कामगार आघाड़ी के 2.5 से 3 लाख मिल मजदूर इनकी संस्था के साथ जुड़ गए। अब ये बहुत बड़ा एक बेस उनका बन गया वर्कर्स में, और उन्होंने 2 साल की लंबी एक स्ट्राइक मुंबई में चलाई। 81 में जो चली, 83 में ख़त्म हुई। भले ही स्टॉक फ्लॉप हो गई वो स्ट्राइक, पर उसका मुंबई और उसकी हिस्ट्री पे, फ्यूचर पे बहुत बड़ा असर पड़ा। 90% मिल जो मुंबई में थी, टेक्सटाइल मिल्स खास तौर पे, बड़ी बड़ी ठाकर से मिल, मोरारजी मिल, रघुवंशी मिल, टूडी मिल, ये सब इतनी सारी मिल्स बंद हो गई और उनमें से ज़्यादातर लोग शिफ्ट करके चले गए, कोई गुजरात, कोई कहीं और। तो दत्ता सामंत की स्ट्राइक से तकरीबन 2 लाख वर्कर मुंबई के, जिनमें से बहुत बड़ी गिनती लोकल महाराष्ट्रियन लोगों की थी, वो बेकार हो गया। और उनमें से उनके बेकार बच्चे जो क्राइम की दुनिया में गए, उसके बाद गैंगस्टर बन गए, अंडरवर्ल्ड डॉन बन गए। उनमें बड़े नाम आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ डिफरेंट सीरियल में, डिफरेंट एपिसोड में, जिनमें अरुण गवली, जिनमें बाबू रेशम, इस किस्म के सारा एक यंग जनरेशन, कोई लड़का अमर नायक के साथ गया, कोई दाऊद के साथ गया, कोई छोटा राजन के साथ, कोई गवली के साथ, और इसी तरह गोल्डन गैंग, कोबरा गैंग, ये गैंग, डायमंड गैंग, उनके साथ गुरु साहब का गैंग बन गया। वो भी उसके पास ज़्यादा लड़के जो थे सब मिल वर्करों के बेटे थे। तो वहाँ से डॉक्टर दत्ता सामंत का थोड़ा सा डाउनफॉल होना शुरू होता है, लेकिन वो बाद में होता है। तभी 84 तक वो अपनी जिसको कहते हैं अपने काम की, नाम की ऊंचाइयों पर थे, और इतनी ऊंचाइयों पर थे कि 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद, उनके कत्ल के बाद, जो राजीव गांधी की लीडरशिप के नीचे इलेक्शन होती है, जिसमें कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था, पूरे हिंदुस्तान में 404 सीटें जीती थी, सबसे बड़ा विक्ट्री का मार्जिन उस समय। कांग्रेस जब हवा थी पूरे देश में कांग्रेस की, उस समय मुंबई सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लेबर का, वर्कर्स का गढ़ था, उसी एरिया से डॉक्टर दत्ता सामंत इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतते हैं मेंबर पार्लियामेंट की सीट। कमाल देखिए आप, जिस आदमी की एक तरफ स्ट्राइक फ्लॉप हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, वर्कर रोड पे आ गए, फुटपाथ पे आ गए, बच्चे उनके क्राइम की दुनिया में चले गए, और उनका लीडर डॉक्टर दत्ता सामंत वो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी से, बहुत ज़्यादा वोटें लेके हवा के खिलाफ जीत के आते हैं पार्लियामेंट की सीट, इंडिपेंडेंट खड़े होके उन्हीं वर्करों की वोटों से। तो ये करिश्मा था डॉक्टर दत्ता सामंत का। उसके बाद उनका जो काम था वो उसी तरह लेबर यूनियन पॉलिटिक्स में चलता रहा, जो चलते चलते बहुत सारी और छोटी बड़ी मीडियम लार्ज फैक्ट्रीज में उनका दखल अंदाजी बढ़ती गई, और उसके चलते चलते 97 में उनका टकराव हो जाता है प्रीमियर ऑटोमोबाइल से। अब ये प्रीमियर ऑटोमोबाइल वो कंपनी है जो एक ज़माने में हिंदुस्तान में फिएट कार बनाया करती थी, और उसके बाद पीजो के साथ मिलके, जो इटालियन कंपनी है उसके साथ मिलके इन्होंने प्रीमियर पद्मिनी बनानी शुरू की, और उसके बाद एक नया प्लांट लगाया मुंबई के नज़दीक डोंबिवली में, जहाँ पे पीजो गाड़ियाँ बननी थी इटली के साथ मिलके। लेकिन डॉक्टर दत्ता सामंत ने वहाँ की यूनियन को साथ में लेके हड़ताल कर दी,
अब पूरी कंपनी का काम रुक गया। फिएट गाड़ियाँ प्रीमियर पद्मिनी का बननी बंद हो गई और पीजो लॉन्च होने का नौबत नहीं आई। तो उसको लेके जो मालिक थे प्रीमियर पद्मिनी के, और उसके साथ एक और कंपनी थी कमानी स्टील, जिसके मालिक बहुत बड़े लीडर थे, वो गवर्नर भी रहे हैं कई राज्यों के, उनकी फैक्ट्री में भी हड़ताल करवा दी। एक वहाँ पे बैटरीज की फैक्ट्री थी उसी एरिया में। मतलब एक तरीके से पूरी तरह जो कार बनाने में मटेरियल लगते हैं, लोहा, स्टील, बैटरी, एसेसरीज जितनी लगती हैं, उसके साथ जुड़ी हुई सब की सब फैक्ट्रियों में हड़ताल। अब वहाँ के वर्कर भी दुखी, मैनेजमेंट भी दुखी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिल के फैसला लिया कि किसी न किसी तरीके से डॉक्टर दत्ता सामंत से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। अब वो शख्स जिसके चाहते या ना चाहते हुए, जिसकी हड़ताल की वजह से सैकड़ों नहीं हज़ारों यंगस्टर क्राइम की दुनिया में चले गए, अंडरवर्ल्ड के सरगना बन गए, शार्प शूटर बन गए, चोरी चकारी करने लग गए, उन्हीं लोगों के हाथों से डॉक्टर दत्ता सामंत का कत्ल लिखा हुआ था। ये बात सिद्ध हो गई 16 जनवरी 1997 को, 97 को। डॉक्टर दत्ता सामंत पवई में स्थित अपने घर से, जहाँ इनके बेटे भूषण, उसका कोई डॉक्टर है, डॉक्टर भूषण सामंत, उसकी हॉस्पिटल है उसका, उसके पास से निकले अपनी गाड़ी। तभी टाटा सूमो गाड़ियाँ बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, जैसे आजकल स्कॉर्पियो और थार नाम की जीपें बहुत पॉपुलर है, क्रेज़ है। उस समय पे टाटा सूमो का बहुत जलवा हुआ करता था। तो डॉक्टर दत्ता सामंत के पास भी टाटा सूमो गाड़ी थी जो उनका ड्राइवर चला रहा था। दो उनके आदमी साथ में थे। घर से निकले अपने ऑफिस कम हॉस्पिटल पंतनगर जाने के लिए, और तभी इनकी गाड़ी का पीछा करते हुए दो मोटरसाइकिल पे 4 या 5 नौजवान पीछा करते हैं। थोड़ा आगे जाके इनके घर के नज़दीक ही इनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, डॉक्टर सामंत साथ में बैठे हैं, और इनके आगे सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर एक आदमी अपने साइकिल के पीछे कैरियर पे एक गैस का सिलेंडर रख के एक हाथ से सिलेंडर पकड़ा, एक हाथ से साइकिल का हैंडल वो लेके जा रहा है और साइकिल डोल रहा है। वो सिलेंडर के वजन से जा एक सोची समझी वो एक चाल थी डॉक्टर दत्ता सामंत की गाड़ी को रोकने की, और उसके साथ एक औरत और 3-4 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ चल रहे हैं रोड पे। और जैसे ही डॉक्टर दत्ता सामंत की गाड़ी उस साइकिल के पास पहुंचती है, ओवरटेक करने के थोड़े सेकंड पहले, तो वो साइकिल से वो सिलेंडर गिर के और रोड पे आ जाता है, और दत्ता सामंत के ड्राइवर को टाटा सूमो की इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। जैसे ही ब्रेक लगती है, गाड़ी रुकती है, मोटरसाइकिलों से 4-5 नौजवान उतरते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलानियाँ शुरू कर देते हैं डॉक्टर सामंत के ऊपर और जो गाड़ी में बैठे हैं लोगों के ऊपर। बाद में पुलिस ने 17 गोलियों के खोल वहाँ से रिकवर किए, जिसमें ड्राइवर को भी गोलियां लगी और डॉक्टर दत्ता सामंत। तो वहाँ के लोग सब जानते थे डॉक्टर को। मोटरसाइकिल वाले तो भाग गए, मोटरसाइकिल लेके एक दो आदमी एक ऑटो रिक्शा में बैठ के भी भागे, और वो साइकिल वाला और वो सिलेंडर और वो फैमिली गुल हो जाती है जगह से। अब देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग से डॉक्टर दत्ता सामंत की गाड़ी रोकने के लिए कितना बड़ा एक प्लानिंग स्कीम बनाई गई कि गाड़ी रोकनी है तो कैसे रोकनी है। बच्चे हैं, औरत है, साइकिल है और गैस का सिलेंडर है। तो दोस्तों ये अंडरवर्ल्ड के कारनामे और ये पूरी रैकी और स्कीम, रैकी पूरी की पूरी छोटा राजन के खास आदमी रोहित वर्मा ने की थी। जो बैंकॉक में जब छोटा राजन पे हमला होता है तो मारा जाता है सन सितंबर 2000 में, तो वही रोहित वर्मा ने रैकी की
और मारने वाले शूटर और किसी ने नहीं, छोटा राजन के खास दोस्त, उसने इसको उसका नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, गुरु साटम ने शूटर दिए और रोहित वर्मा ने रेकी की और प्लानिंग की। रोहित शर्मा बेसिकली दत्ता सामंत का प्लानर था, पूरी एक्शन को अंजाम कैसे देना है, किस तरह से रेकी करनी है। जो काम एक ज़माने में छोटा शकील दाऊद इब्राहिम के लिए किया करता था, उसी किस्म का पूरा काम रोहित वर्मा छोटा राजन के लिए किया करता था। ये 97 की बात, 2000 में रोहित शर्मा मारा जाता। मेरे ऊपर जो अटैक हुआ था 97 में जून में, वो उसकी पूरी प्लानिंग भी और रोहित वर्मा ने की थी। वो मेरे केस की चार्जशीट में लिखा हुआ है। और 10 लोगों के नाम, 9 जो लोकल थे, 10वां छोटा राजन था और 11th एक्यूज जो था 11 लोगों में, उनमें जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिखा था, पूरी इस मॉड्यूल की पूरी प्लानिंग, मेरे ऊपर अटैक का हमले की प्लानिंग तैयारी पूरी की पूरी और रोहित वर्मा ने की थी। तो 97 के साल में जो 6-7 बड़े मर्डर और लोगों पे अटैक छोटा राजन ने किए, वो सब के सब रोहित वर्मा ने प्लान किए हुए थे। छोटा राजन अपना दुबई से 93 में भागने के बाद 4 साल उसको लगे थे सेटल होने में। दोबारा सेटल होने के बाद जो उसने धड़ाधड़ अपने गैंग को आगे बढ़ाने के लिए कत्लों का सिलसिला शुरू किया, उसमें ये लोग ज़्यादा विक्टिम 97 में हुए थे। तो दत्ता सामंत को कहा कि लोग उसके बेटे की हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ उनका बेटा भूषण और प्रशांत, एक और भी इनका बेटा है, वो उनको डिक्लेयर डेड कह देते हैं। और ड्राइवर को जो 3-4 गोलियां लगी होती हैं उसके मुंह पे और गर्दन में, वो सरवाइव कर जाता है और बच जाता है। उसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। टोटल 22 लोग पकड़े जाते हैं। उनमें से जब ट्रायल चलती है तो 8 लोग जो है वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, अपने गवाह से मुकर जाते हैं, इंक्लूडिंग वो लेडी जिसका जिक्र मैंने पहले किया। उसको पकड़ लिया था पुलिस ने, तो पहले तो उसने मान गई सब कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा कहा गया था रोड पे चलने के लिए बच्चों के साथ। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ 2000 में, सन 2000 में, उस समय वो औरत अपने बयान से मुकर गई। तो पुलिस ने उसके ऊपर परजूरी का केस भी डाला बाद में, जो जज ने नामंजूर कर दिया। उस औरत को अभी भी इस केस में दोबारा बुलाया गया था, लेकिन वो हॉस्टाइल हो गई। बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर हमले के पहले जब इस ट्रायल आखिरी स्टेज पे थी, गवाहियाँ भुगत रही थी, तो वही लोग जो थे उनमें से 8 लोग मुकरे और बाकी लोगों को कुछ को कोर्ट ने छोड़ दिया कि इनका बड़ा रोल नहीं है। लेकिन 3 लोगों को जो गुरु साटम के आदमी थे, उनमें से एक गणपत था, गणपत बामने, एक अरुण और तीसरा विजय। इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, जिसमें सब गवाहियाँ भुगतती हैं। उसके बाद छोटा राजन पे अटैक हो जाता है। 2015 में बाली में अरेस्ट होने के बाद जब छोटा राजन हिंदुस्तान वापस लाया जाता है, तो उसके खिलाफ जितने केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, जिनमें एक मेरा केस भी था, इस तरह डॉक्टर दत्ता सामंत का केस था, जिनमें पहली चार्जशीट में इनको वांटेड दिखाया गया था, वो उसको लेके दोबारा ट्रायल शुरू होती है 2015 में। उसके पहले मैं बता दूँ 2010 में जब इनकी अपील, जिन तीनों को उम्र कैद की सज़ा हुई, वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन 2010 में बॉम्बे हाई कोर्ट वो लोअर कोर्ट के फैसले को सही रखती है और इन तीनों की उम्र कैद को बरकरार रखा जाता है। अब 2015 में छोटा राजन के वापस आने के बाद उसकी सिक्योरिटी को लेके जब कुछ और कारणों को लेकर
फैसला किया जाता है कि छोटा राजन के खिलाफ जितने केसेस डिफरेंट शहरों में हिंदुस्तान के महाराष्ट्र के पेंडिंग पड़े हैं वो सब के सब केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिए जाए ताकि उनके बहुतेरे केसों की ट्रायल सीबीआई कोर्ट में अपने तरीके से चलती रहे। तो 2015 के बाद एक एक करके केस खुलने लगे जिनमें छोटा राजन वांटेड था। वो टोटल केस 2015-16 में 71 केसेस 71 केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किए गए थे। बाद में 4 और केस भी सीबीआई को दे दिए गए। टोटल केसेस 75 हो गए। लेकिन ये केसेस चलते चलते समय लगता है। अब वो चलते चलते अभी उन केसेस में से 3 साल पहले मेरा केस जब आया सीबीआई कोर्ट में तो सीबीआई ने बड़ा एक अजीब किस्म का एक एफिडेविट दिया सेशन कोर्ट में कि बलजीत परमार जो इस केस में कंप्लेनेंट है वो लापता है, वो मिल नहीं रहा है। हालांकि मेरा एक ही एड्रेस वहीं पे रहता था। सीबीआई के जो बड़े बॉम्बे में ऑफिसर है सब मुझे जानते थे, लोकल पुलिस सारी जानती थी, मीडिया सारा जानता है। तो मैं कोर्ट में जा सकता था, दोबारा अपील कर सकता था, सीबीआई को पूछ सकता था कि मुझे ढूंढने के लिए आपने एफर्ट क्या किया जो आप कोर्ट को बता रहे हो कि एक्यूज्ड जो कंप्लेनेंट है एक्यूज के खिलाफ वही नहीं मिल रहा है। जैसे मैं कहीं एब्सकॉन्डिंग कर रहा हूँ, लापता हूँ, कहीं देश छोड़ के भाग गया हूँ। और इसी बेस पे कोर्ट ने छोटा राजन को बरी कर दिया कि जिन लोगों को सज़ा होनी थी हो गई। उसमें से 9 के 9 लोग जो थे मर चुके हैं। अभी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बाकी है। 9-10 लोग मर चुके थे, 9 जो मेरे केस में एक्चुअली इन्वॉल्व थे। 10वां रोहित वर्मा मर गया 2000 में। और 2018-19 में जब मेरा केस आया तो अकेला छोटा राजन था। तो उसको सीबीआई ने ये कह के छुड़वा दिया कि कंप्लेनेंट नहीं मिल रहा है, हमने ढूंढने की कोशिश की। तो कोर्ट ने छोटा राजन को बरी कर दिया। उसी तरह इस केस की डॉक्टर दत्ता सामंत के केस की ट्रायल चलती रही इतने सालों से। और कल जब पूरा ख़त्म हुआ मामला तो इस ट्रायल में भी आप देखिए जो वो ड्राइवर उस समय दत्ता सामंत के साथ था, गाड़ी चला रहा था, पुलिस का प्रोसिक्यूशन का प्राइम विटनेस था। अभी वो भी हॉस्टाइल हो गया, बोलता मुझे तो गोलियां लगी थी, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। अब इतने साल हो गए हैं, 26 साल पहले की बातें मुझे याद नहीं। ऐसे आनोकानी करके वो भी हॉस्टाइल हो गया। और वो औरत को जब दोबारा फिर बुलाया गया अभी छोटा राजन के खिलाफ गवाही देने के लिए, वो भी हॉस्टाइल हो गई। तो अल्टीमेटली फिर जो रास्ता है कोर्ट के पास क्या बचता है कि ठीक है, जब कोई सबूत नहीं है तो एक्यूज को छोड़ दिया जाता है। तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर दत्ता सामंत जिसके चलते हुए सैकड़ों हज़ारों लोग क्राइम की दुनिया में चले गए, उन्हीं में से कुछ लोगों ने डॉक्टर दत्ता सामंत का भी अंत कर दिया। ये एक जो व्हील ऑफ फॉर्चून, जो किस्मत का चक्का घूमता है, एक ना एक दिन आपको वहीं पे ला के खड़ा कर देता है जहाँ पे आपकी डेस्टिनी ने उसको लिखा होता है। सो जैसे कहते हैं खून, those who live by the gun they die by the gun। बड़े लोग डॉक्टर दत्ता सामंत की स्ट्राइक के जो रिवेलरी होती है यूनियन की, उसमें बहुत लोग मारे गए। दत्ता सामंत के ऊपर भी केस चले थे इस किस्म की यूनियन वायलेंस के, और वो अब आदमी दुनिया से चला ही गया तो क्या कहना। तो दोस्तों ये थी कहानी डॉक्टर दत्ता सामंत के मर्डर की। और उसमें गुरु साटम आज भी वांटेड है। कहीं गुरु साटम वापस इंडिया आ जाता है और पकड़ा जाता है तो ये केस एक बार फिर चलेगा। अब गुरु साटम को सज़ा होती है जब वो भी बरी हो जाता है, ये बात की बात है। 2-3 लोग अभी और भी इस केस में उन 22 में से वांटेड हैं। जब कभी पकड़े जाएंगे तो फिर ट्रायल शुरू होगी। ये हमारे देश का
कानून है। 26 साल के बाद केस चलता है तो निकलता कुछ नहीं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसी किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।